Hello guys, how are you all? This is chapter 4 cost management techniques. ये सिर्फ चैप्टर 4 का एक ही पार्ट आएगा, उसमें ही आपका पूरा चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा. बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी नहीं है. 2-3 टॉपिक्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं कवर करने वाली हूँ. अलॉन्ग विद दैट जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उसको भी कवर तो करूँगी, बट वो मैं आपको बताते जाऊँगी साथ साथ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके. सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि जितने भी मेरे वीडियोस आ गई हैं या फिर आई हुई हैं या फिर आएंगी, उसमें जो भी आपकी हैंड रिटन नोट्स हैं उसके लिए मैंने एक नोट्स रिलीज़ किए हैं. ठीक है, आपको हार्ड कॉपी मिलेगी आपके एड्रेस पे, विच इज़ अवेलेबल एट वेरी नॉमिनल प्राइस ऑफ 399. अभी के लिए वो 399 पर अवेलेबल है. आगे उसका प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है. दैट टाइम विल टेल. ऑब्वियसली डिक्रीज़ तो नहीं होने वाला, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़. सो बेसिकली अगर आपको ऑर्डर करना है वो बुक, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ 8287712032. आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, वहाँ से आपको ऑर्डर प्लेस हो जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कॉस्ट रिडक्शन वर्सेस कॉस्ट कंट्रोल. सो बेसिकली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है. ये सिर्फ ना चैप्टर की ओवरव्यू के लिए है. ओके. तो इससे क्या होगा ना, आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स ईजी होंगे, इसलिए मैंने ये इसमें अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट किया है. बट आप जिनके पास नोट्स अवेलेबल हैं, जिन्होंने ऑलरेडी मुझसे परचेज़ कर लिए हैं, वो इस टॉपिक पे लिख सकते हैं. नॉट इम्पॉर्टेंट, बट अगर आप एक बार पढ़ोगे ना तो आपको याद ही हो जाएगा. तो वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं इम्पॉर्टेंट है ना, वो उसका कोई रेलेवेंस नहीं बचता है, क्योंकि इसमें एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है. सो बेसिकली क्या होता था ना, पहले ना कॉस्ट कंट्रोल करते थे लोग. क्या करते थे, सिंपली जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हम घर पे अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे कॉस्ट कंट्रोल. हम सिंपली सारी लाइटें बंद कर देंगे और हम अंधेरे में बैठेंगे. दिस इज़ कॉस्ट कंट्रोल, राइट. कॉस्ट रिडक्शन क्या होगा कि अगर आपके घर में 5 रूम्स हैं, 5 रूम्स हैं, और सब में एक एक AC है. ठीक है, 5 ACs और 5 ही लोग हैं. सो सब अलग अलग बैठे हैं. तो आपने क्या किया, आपने बोला यार लेट्स रिड्यूस आवर कॉस्ट. हम क्या करते हैं ना, एक AC चला लेते हैं, एक AC में बैठ जाएंगे सारे, एक AC में बैठ के काम कर लो, 4 AC बंद हो जाएंगे. तो ये हो गई कॉस्ट रिडक्शन. मतलब कि ना इसमें क्या होता है ना, क्वालिटी मेंटेन रहती है. बट जो कॉस्ट कंट्रोल होता है ना, वो तो कंजूसी हो गई ना यार. वो तो ऐसी हो गया कि भई अंधेरे में बैठो, पसीने आए तुम्हें, ज़िंदगी ख़राब हो जाए तुम्हारी, समझ रहे हो ना, AC बंद हो के सब होता है. तो बेसिकली कॉस्ट कंट्रोल जो होता था ना, वो पहले होता था कंपनीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, तो वो अच्छा नहीं होता था. तो अब क्या होता है, अब ना कॉस्ट रिडक्शन होता है. इसमें क्या होता है ना, स्मॉल एंड कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट्स होते हैं इसमें भी. जैसे काइजन कॉस्टिंग का है ये लाइन ना, स्मॉल एंड कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट. वैसे ही ना कॉस्ट रिडक्शन, पता है क्या होता है, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ. मैंने कॉस्ट रिडक्शन में भी ये लाइन बोल दी. इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि काइजन कॉस्टिंग ना वन ऑफ द टेक्निक है कॉस्ट रिडक्शन की. ये ज़रूर बात याद रखना कि काइजन कॉस्टिंग वन ऑफ द टेक्निक है जिससे आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, राइट. तो देखो मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाती हूँ. कॉस्ट रिडक्शन, ओके. सो इसमें क्या होता है ना, एम्फोसिस हेयर इज़ पार्टली ऑन प्रेजेंट कॉस्ट एंड लार्जली ऑन फ्यूचर कॉस्ट. सो बेसिकली क्या होता है ना, सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है, बेस्ट चीज़ होती है अपने पास्ट को मत देखो, प्रेजेंट को देखो और फ्यूचर पे फोकस करो. तो ये क्या करता है कॉस्ट रिडक्शन, ये यही करता है कि प्रेजेंट पे को देखता है और फ्यूचर पे फोकस करता है. बट जो कॉस्ट कंट्रोल होता है ना, वो प्रेजेंट और पास्ट को देखता है. तो वैसे ही बेकार है. एक्स के पास तो हमने जाना ही नहीं है, पास्ट है, बिल्कुल बेकार है ना. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन. क्या होता है ना, एक परमानेंट रिडक्शन है. अब एक बात बताओ, अगर हमने फुल AC बंद कर दिए तो टेम्परेरी रिडक्शन है ना. 10 मिनट बाद बोलोगे यार नहीं यार हम तो चलाएंगे, है ना. बट अगर आपने 5 ACs की जगह एक AC चलाया तो वो शायद परमानेंट है. आप कंफर्टेबल हो जाओगे कि हाँ यार 5 लोग कैन सिट इन 1 रूम ना, तो इसलिए. ओके. नेक्स्ट है जो कॉस्ट रिडक्शन है वो फुली डायनेमिक अप्रोच होती है, और कॉस्ट कंट्रोल. सो बेसिकली जो कॉस्ट रिडक्शन होता है ना, वो परमानेंट रिडक्शन होता है. बट जो कॉस्ट कंट्रोल होता है उसमें क्या करते हैं हम ना, इट इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद स्टैंडर्ड, है ना. जो जैसे हमने स्टैंडर्ड बना रखा है कि हम 10 घंटे AC चलाएंगे, बट हम चला रहे हैं 15 घंटे AC, राइट. तो हम क्या करेंगे ना, 5 घंटे हम टेम्परेली कम कर देंगे. हम बोलेंगे नहीं AC बंद करो, चलो निकलो. मतलब दिस इज़ नॉट गुड थिंग, राइट. तो ऐसा
फिर थर्ड दोबारा मैं बताती हूँ, थर्ड क्या है, अ फुली डायनेमिक अप्रोच होती है, और जो कॉस्ट कंट्रोल होता है वो क्या होता है, रिलेटिवली लेस डायनेमिक होता है, दोबारा से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो कॉस्ट रिडक्शन होता है वो पार्टली प्रेजेंट कॉस्ट पे फोकस करता है और फ्यूचर पे फोकस करता है। ऑन द कॉन्ट्ररी कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल प्रेजेंट पे फोकस करता है और पास्ट पर, वो तो बेकार है ना फिर, मतलब मैंने देखो ऊपर लिखा है ना, ये गुड है ये बैड है, तो ऐसा ठीक है। और कॉस्ट रिडक्शन इज़ अ परमानेंट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल इज़ अ टेम्परेरी रिडक्शन, राइट। एंड कॉस्ट रिडक्शन इज़ अ डायनेमिक अप्रोच एंड कॉस्ट कंट्रोल इज़ अ रिलेटिवली लेस डायनेमिक अप्रोच। कॉस्ट रिडक्शन इज़ रियलिस्टिक सेविंग्स इन कॉस्ट, ठीक है, इसमें रियल सेविंग्स होती है, मतलब 4 AC तो है, रियल सेविंग्स है ना। बट कॉस्ट कंट्रोल में क्या हुआ ना कि अभी तो मैं नहीं पता कि वो 1 दिन रुकेंगे या 2 दिन, यार बिना AC के कौन रह सकता है ना, वापस से AC चला लेंगे। तो ये जो ये जो है कॉस्ट कंट्रोल, ये टेम्परेरी सेविंग्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है टारगेट कॉस्टिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो टारगेट कॉस्टिंग का पहले मैं एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ, सो दैट आपको समझ आ जाए कि मैंने टेक्निक्स कैसे डेवलप किए हैं। इसके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलूँगी, है तो बहुत मज़ेदार, क्योंकि जब मैंने अपने लिए खुद के लिए बनाए थे तो मैंने मतलब कि जल्दी से बनाए थे और फिर मेरे को याद बहुत अच्छे से हुए थे, तो मज़ेदार है, बट एक बार समझने की ज़रूरत है। तो पहला पेज जो है इसका वो मीनिंग का है, विच इज़ वेरी सिंपल, और मीनिंग आपको ज़रूर याद करने हैं। आपको टॉपिक्स के मीनिंग ज़रूर याद होने चाहिए, क्योंकि जब केस स्टडीज़ आएंगे हमारे, तो वहाँ पे जो हमें कंटेंट लिखना होगा उसमें हमें मीनिंग ज़रूर लिखना होगा टू गेट अ गुड मार्क्स, ओके। तो देखो, पहला है मीनिंग, दूसरा है इश्यूज़ दैट आर डेल्ट विद ड्यूरिंग द वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग, वेरी सिंपल, ये हो जाएगा। थर्ड देखो, ये है प्रिंसिपल्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, राइट। तो इसमें क्या है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, प्रिंसिपल्स, वैसे तो प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत होते हैं, बट जो मेरा मेमोरी टेक्निक है उसमें प्रिंसिपल मतलब स्कूल वाला प्रिंसिपल है, ओके। वैसे प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत रूल्स होते हैं, बट जो मेरा टेक्निक है उसमें प्रिंसिपल मतलब पता है क्या है, प्रिंसिपल मतलब कि स्कूल वाला प्रिंसिपल। तो जब एग्जाम में आएगा कि प्रिंसिपल ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, तो आपको याद करना है ये तो हिमानी का स्कूल वाला प्रिंसिपल है, ओके, ये तो हिमानी का स्कूल वाला प्रिंसिपल है। तो आपको ऐसे प्रिंसिपल से प्रिंसिपल याद आएगा, ओके। अभी पूरा बाद में पढ़ाऊंगी, बट पहले इतना समझा रही हूँ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्रॉज ऑफ टारगेट कॉस्टिंग एंड नेक्स्ट है कॉन्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, ओके। तो प्रॉज मतलब पी से पेरेंट्स, ठीक है। तो पेरेंट्स ने कुछ टीचर को बोला, पेरेंट्स इस वाले निमोनिक में ना पेरेंट्स टीचर को कुछ बोल रहे हैं, ओके। नेक्स्ट कॉन्स में ना टीचर्स रिप्लाई दे रहे हैं। प्रॉज एंड कॉन्स होता है ना, कभी भी कॉन्स एंड प्रॉज नहीं आप बोलोगे, हमेशा आपने सुना होगा प्रॉज एंड कॉन्स, प्रॉज एंड कॉन्स, प्रॉज एंड कॉन्स। तो प्रॉज मतलब कि पेरेंट्स टीचर से कुछ बोल रहे हैं, और कॉन्स मतलब कि टीचर्स रिप्लाई कर रहे हैं पेरेंट्स को, दैट्स इट, ओके। इतना सा है, उसके बाद नेक्स्ट तो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो अब हम करते हैं मीनिंग ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। तो देखो, आपको मीनिंग ज़रूर से याद होना चाहिए, अभी मैंने बताया। तो देखो, मैं आपको मीनिंग याद कराती हूँ। देखो, टारगेट कॉस्टिंग कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। देखो, बस आपको ये याद रखना है कि ना टारगेट कॉस्टिंग में ना आपको स्ट्रक्चर्ड अप्रोच याद रखना है वर्ड। अब आप कैसे याद रखोगे, वैसे तो मैंने अभी कुछ सोचा, जैसे कि बॉयज़ किसको टारगेट करते हैं, यार चलो छोड़ो रहने दो। तो टारगेट कॉस्टिंग कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, है ना, मतलब जो गर्ल्स का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है उनको बॉयज़ टारगेट करते हैं, ठीक है। वैसा तो आप ऐसे याद रख लेना, टारगेट स्ट्रक्चर्ड कॉस्ट, राइट। या फिर कुछ और याद करना है तो बहुत ही एब्सर्ड था, इसको छोड़ दो, ये फालतू बात थी, ठीक है। तो टारगेट कॉस्टिंग कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू डिटरमाइनिंग द कॉस्ट। पहले ना क्या होता है टारगेट कॉस्टिंग में, आपको मैं बताती हूँ, अगर आपको नहीं पता है इसका रियल मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे टारगेट कॉस्टिंग क्या होता है। टारगेट कॉस्टिंग में ना हम पहले ना कॉस्ट डिटरमाइन कर लेते हैं। सपोज़ क्या हुआ कि मेरे को एक टीवी बेचना है, तो मैंने बोला यार मेरी कॉस्टिंग ही 30,000 की है, राइट। तो मैंने कॉस्टिंग डिटरमाइन कर लिया, ठीक है, मैंने अपना कॉस्टिंग मुझे पता होगा ऑब्वियसली। फिर मैंने बोला मैं तो ना 10% उसको प्रॉफिट लगा के इस प्राइस पे बेचूंगी, ठीक है, इस प्राइस पे बेचूंगी। तो सपोज़ 30,000 का 10% कितना हुआ, 3,000 हुआ, राइट। तो 30,000 प्लस 3,000 कितना हुआ, वो 33,000 पड़ा। तो प्राइस आया आपका
33,000, राइट। तो अब क्या हुआ, अब प्राइस 33,000 नहीं हो सकता, मैक्सिमम मार्केट में ना 31,000 का मिल रहा है। तो अब बताओ, हम प्रॉफिट को तो कम कर नहीं सकते क्योंकि हमें 10% चाहिए, तो हम टारगेट किसको करेंगे, हम कॉस्ट को कम करेंगे। हम what we will do, we will target the cost. What we will do, we will target the cost. That is nothing but target costing. तो target costing can be defined as a structured approach to determine the cost at which a proposed product मेरा कौन सा टीवी है, with specified functionality and quality, obviously मेरा क्वालिटी तो अच्छी होगी ना, मैं टीवी बेच रही हूँ तो must be produced to generate a desired level of profitability. मेरे केस में कितना है 10% at its anticipated selling price. सेलिंग प्राइस मेरे केस में कितना है, देखो मेरे केस में 31,000 में मुझे बेचना पड़ेगा, तो मुझे कॉस्ट को टारगेट करना पड़ेगा। ओके, अगर आपको इसका हिंदी मीनिंग समझ आ गया है टारगेट कॉस्टिंग का, तो आप ये पूरी डेफिनेशन एक ही बारी में समझ सकते हो। बस आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, स्टार्टिंग ऐसे करनी है कि टारगेट कॉस्टिंग कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू डिटरमाइनिंग द कॉस्ट एट विच प्रपोज प्राइस एट विच अ प्रपोज प्रोडक्ट with specified functionality and quality must be produced to generate a desired level of profitability at its anticipated selling price. आप इसको 2-3 टाइम्स पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। वैसे भी अगर आपको टारगेट कॉस्टिंग का हिंदी मीनिंग पता है और या फिर नहीं भी पता है, मैंने समझा भी दिया है, वो समझ आ भी गया, तो आपको पूरी डेफिनेशन याद हो जाएगी। एक्सेप्ट आपको बस ये याद रखना है कि इसको स्टार्टिंग कैसे करना है। इसको स्टार्टिंग करना है, टारगेट कॉस्टिंग कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इश्यूज़ दैट आर डेल्ट विद ड्यूरिंग अ वैल्यू एनालिसिस या वैल्यू इंजीनियरिंग। मतलब वैल्यू एनालिसिस करते टाइम या वैल्यू इंजीनियरिंग करते टाइम, सी दीज आर बोथ डिफरेंट वर्ड्स। पहली बात तो ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, बट इस क्वेश्चन में हमें इश्यूज़ एक ही साथ लिखने हैं, ठीक है। तो इसने बोला है कि क्या इश्यूज़ हैं जो हम वैल्यू एनालिसिस या वैल्यू इंजीनियरिंग करते वक्त फेस करते हैं। तो इंजीनियरिंग से मैंने बनाया है इंजीनियर की शादी, इंजीनियरिंग से मैंने बनाया है इंजीनियर की शादी। तो बेसिकली क्या था कि इंजीनियर की शादी का फंक्शन है, डांस तो करना ही पड़ेगा, चुपचाप जाकर स्टेप्स कंबाइन करो, है ना। हम किसी को बोल रहे हैं कि देखो इंजीनियर की शादी का फंक्शन है, इंजीनियर की शादी का फंक्शन है, डांस तो करना ही पड़ेगा, चुपचाप जाकर स्टेप्स कंबाइन करो। तो इसमें फंक्शन से एक लाइन बनती है और एक स्टेप्स कंबाइन से लाइन बनती है। इस क्वेश्चन को आप एसएम से जाके देखिए, आपको पूरा दिखेगा साफ साफ, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको ना एक बार एसएम में से भी ना, जैसे ये तो निमोनिक्स हो गए, अब मैं एक बार स्टडी मटेरियल में से ना आपको लाइंस मार्क करा सकती हूँ कि हाँ बस इतना ही पढ़ लो, दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको एक वीडियो में चैप्टर वाइज एसएम को भी मार्क करा दूंगी कि एसएम में से एक लाइन पढ़नी है, बस इतना ही लर्न करना है, दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप बोलेंगे तो वैसे तो यार आप सीए फाइनल स्टूडेंट्स हैं, आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि क्या क्या है, बट जो ये वर्ड्स है ना ये ज़रूर याद रखना, और इसकी जो लाइन होगी ना आगे पीछे वाली वो आपको याद करनी है। ओके, तो इंजीनियर की शादी का फंक्शन है, डांस तो करना ही पड़ेगा यार, चुपचाप जाकर स्टेप्स कंबाइन करो। वापस आते आते जब जा रहे हो ना, तो वापस आते आते उसको गिफ्ट मिला, है ना, मतलब शादी में गए तो उसको गिफ्ट मिला, वापस आते आते उसने बोला यार दूसरा दे दो, मतलब उसको ना कोई बेकार सा गिफ्ट मिला हो तो उसने बोला कि दूसरा दे दो। दूसरा मतलब कि सब्सटीट्यूट कर दो या कर दो मिनिमाइज़ कर दो डिज़ाइन। क्या बोला उसने बोला वापस आते आते उसको मिला गिफ्ट, उसने बोला यार दूसरा दे दो, ठीक है, या मिनिमाइज़ कर दो डिज़ाइन, मिनिमाइज़ करो डिज़ाइन, तो मतलब मिनिमाइज़ द डिज़ाइन। तो इसमें मेन कीवर्ड्स हैं फंक्शन, स्टेप्स कंबाइन, सब्सटीट्यूट पार्ट एंड मिनिमाइज़ करो डिज़ाइन, मिनिमाइज़ द डिज़ाइन। ओके, सो आप देखो जैसे ये निमोनिक है, आपने याद कर लिया, ठीक है, आपको याद हो गया, आपने ऐसे आइज़ क्लोज करो और फिर मैं बोलती हूँ आप सुनना, ठीक है, आप सही बोल रहे हो या नहीं, मतलब मैं सही बोल रही हूँ नहीं वो सुनना, मैंने भी आइज़ बंद किया प्रॉमिस, ठीक है। इंजीनियर की शादी का फंक्शन है, ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है हमें, जाकर फटाफट जाके स्टेप्स कंबाइन करो। ओके, फिर उसको आते आते गिफ्ट मिला तो उसने बोला यार मेरे को ना सब्सटीट्यूट पार्ट कर दो, और उसके बाद क्या करना है, या फिर मिनिमाइज़ द डिज़ाइन, मिनिमाइज़ कर दो डिज़ाइन, ठीक है। बस ऐसे ही इतना ही याद रखो, इतना ही, मतलब स्टोरी मन में बोलो और जो मेन वर्ड्स है ना वो आप लाउडली बोलो, ऐसे ही करना है आपको, दैट्स इट। ओके, सो ये ऐसे आपको याद करना है, आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग।
तो मैंने बताया था कि प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, और मेरा वाला प्रिंसिपल कौन है, स्कूल वाले प्रिंसिपल, ओके। तो प्रिंसिपल ने स्टेज 2 पर आकर बोला कि यहाँ लीडर मैं हूँ, टीचर को समझाया कि फोकस ऑन कस्टमर एंड स्टूडेंट की लाइफ ख़राब मत करो, टीम वर्क करो प्लीज़, ठीक है। दोबारा से, प्रिंसिपल ने स्टेज 2 पर आकर बोला कि यहाँ का लीडर मैं हूँ। प्रिंसिपल ही होते हैं ना लीडर। तो प्रिंसिपल ने, अच्छा आप इमेजिन करो, आप सिर्फ सुनो, मैं बोलती हूँ आप सिर्फ सुनो, आइज़ बंद करके सुनो, ओके। आप स्टेज है, ठीक है, वहाँ पे एक प्रिंसिपल आए, स्टेज 2 है। हाँ, आप यार आपका स्कूल तो बहुत बड़ा है ना, हाँ, तो स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3, बहुत सारे स्टेजेस हैं आपके स्कूल में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है ये स्टेज 2 है। तो उन्होंने क्या बोला, आपने निमोनिक क्या है कि प्रिंसिपल आए स्टेज 2 पे, उन्होंने बोला कि यहाँ का लीडर मैं हूँ। कौन? स्टेज 2 पर आके बोला कि यहाँ का लीडर मैं हूँ। टीचर्स को क्या समझाएंगे कि भाई फोकस करो कस्टमर पे। उनके कस्टमर कौन है? स्टूडेंट्स है ना। तो टीचर्स को उन्होंने समझाया यार फोकस करो, कस्टमर्स पे फोकस करो फटाफट, ठीक है। और क्या बोला कि स्टूडेंट्स की लाइफ ख़राब मत करो, है ना, स्टूडेंट्स की लाइफ ख़राब मत करो, तो मिलकर टीम वर्क करो, स्टूडेंट और टीचर टीम वर्क करके अच्छे से पढ़ाई करो। जो स्टूडेंट्स को पढ़ना है वो पढ़ाओ, और स्टूडेंट्स को बोले जो टीचर पढ़ाना चाहते हैं आप वो पढ़ो, ओके, ऐसा, ठीक है। तो स्टेज 2 से 2 वर्ड्स आते हैं, 2 चीज़ें आती हैं कि फोकस ऑन द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन के स्टेज पे फोकस करो, और अटेंशन टू द ऑल स्टेजेस ऑफ द वैल्यू चेन, वैल्यू चेन में जितने भी स्टेजेस हैं उन सब पे फोकस करो, ठीक है। दो पॉइंट्स यहाँ से आते हैं। फिर लीडर से आता है लीडरशिप ऑफ टारगेट सेलिंग प्राइस, ठीक है, लीडरशिप ऑफ टारगेट सेलिंग प्राइस। 4th आता है आपका फोकस ऑन कस्टमर से आता है फोकसिंग ऑन कस्टमर, ओके। लाइफ से आता है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ओके। 6 से आता है यूजिंग एंड डेवलपिंग अ टीम वर्क, टीम वर्क से आता है यूजिंग अ एंड डेवलपिंग अ टीम वर्क। तो इसमें 6 पॉइंट्स हैं। कैसे? क्लोज योर आइज, मैंने भी कर लिया, प्रॉमिस, ओके। तो प्रिंसिपल ने स्टेज 2 पर आकर बोला कि यहाँ का लीडर मैं हूँ, टीचर्स को बोला कि फोकस ऑन कस्टमर एंड स्टूडेंट्स की लाइफ बर्बाद मत करो, दोनों जने टीम वर्क करो, बस सिंपल हो गया ना। आप 5 टाइम्स पढ़ोगे ना यार, आपको ये जो अंदर वाले ब्लैक वर्ड्स हैं और ना सुनो, हाँ एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, जो आपने बुक जिन्होंने बुक परचेज़ की है उनके लिए, कि आप क्या करेंगे ना, आप जो मेरे ब्लैक लाइंस हैं या फिर जो मेरे, जैसे मेरा स्टेज 2 है, स्टेज 2 इज़ अ मेन, तो आप उसको हाईलाइट कर लो, मेन वर्ड्स को हाईलाइट कर लो। पता है बेस्ट चीज़ है कि आपको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट मिला है और आपको उसमें ना अपने कलर्स फिल करने हैं, है ना, अपने कलर्स। आप एक बार करोगे ना, आपको लिटरली बोल रही हूँ वो वर्ड्स याद रहेंगे, वो वर्ड्स याद रहेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है प्रॉज ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। तो प्रॉज से मैंने क्या बताया था, पेरेंट्स पहले टारगेट करता है टीचर को, और फिर कॉन्स में टीचर विल टारगेट द पेरेंट्स, ओके। क्या बोलते हैं पेरेंट्स, क्या बोलते हैं पहले, तो पेरेंट्स ने क्या बोला ना, टीचर्स उनको पढ़ा नहीं रहे थे स्टूडेंट्स को ना, तो पेरेंट्स ने बोला कि हम रियल सेविंग करके, मतलब 1-1 रुपया बचाकर बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, और आप एक वैल्यू ऐड तक नहीं कर पाई। तो थोड़े इमोशनल हो गए ना, उन्होंने ऐसे बोला कि हम रियल सेविंग्स कर कर बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं और आप एक वैल्यू ऐड तक नहीं कर पाई। वाह यार, कितने इमोशंस है ना इन निमोनिक्स में, गॉड। उसके बाद पेरेंट्स ने बोला कि मार्केट में ड्राइव करके जाओ, यार पैदल थोड़ी जाएगी टीचर, तो उसने बोला मार्केट में ड्राइव करके जाओ और देखो दूसरे टीचर्स प्रोएक्टिव अप्रोच यूज़ करते हैं बच्चों की प्रोडक्ट लाइफ सुधारने के लिए, ठीक है, सुधार रहे हैं प्रोडक्ट मतलब कि यूज़ करके बच्चों की प्रोडक्ट लाइफ प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ लाइफ सुधार रहे हैं। प्रोडक्ट तो हमारा कीवर्ड है तो मैंने डाला उसमें, ओके। तो दोबारा से आइज़ क्लोज। पेरेंट्स ने बोला कि हम रियल सेविंग्स करके बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं और आप एक वैल्यू ऐड तक नहीं कर पाई। मार्केट में ड्राइव करके जाओ और देखो कि दूसरे टीचर्स कैसे प्रोएक्टिव अप्रोच यूज़ करके बच्चों की लाइफ सुधार रहे हैं, प्रोडक्ट लाइफ सुधार रहे हैं। ये हो गए कीवर्ड्स। अब सिंपली एसएम में जाओ, वहाँ पे आपको ये कीवर्ड्स ऐसे, जैसे आपको याद है ना, रियल सेविंग्स, वैल्यू ऐड, मार्केट ड्राइव और प्रोएक्टिव अप्रोच, प्रोडक्ट लाइफ, आपको ऐसे दिखेंगे। यार ये तो सारा हमें आता है। तो बस आपको मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए टारगेट कॉस्टिंग का। व्हाट इज़ टारगेट कॉस्टिंग, ईजीली हो जाएगा, सिंपल सोबर, गुड मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। कॉन्स पढ़ते हैं। कॉन्स है कि टीचर्स
पेरेंट्स को रिप्लाई करते हैं। अब टीचर्स क्या करते हैं ना, टीचर्स सिर्फ सुनेंगे थोड़ी, वो तो बोलेंगे। तो वो पेरेंट्स को रिप्लाई कर रहे हैं और बोल रहे हैं, टीचर्स ने बोला अपने गिरेबान में झांको। या सिर्फ मेरा ही ठेका थोड़ी है पढ़ाने का ना, तुम भी पढ़ाओ, तुम्हारा भी तो बच्चा है। तो उसने बोला कि टीचर्स ने बोला अपने गिरेबान में झांको और मुझ पर फिंगर पॉइंट मत करो। मतलब मुझ पर मत बोलो, तुम मुझ पर फिंगर पॉइंट मत करो। मैं बहुत क्वालिटी से पढ़ाती हूँ और ये डिटेल्ड कॉस्ट मुझे मत बताओ कि भाई मैं तो इतनी सेविंग करता हूँ, इतना ये करता हूँ, ये मुझे मत बताओ। क्या उन्होंने बोला कि मुझ पर फिंगर पॉइंट मत करो, मैं तो बहुत क्वालिटी से पढ़ाती हूँ और ये डिटेल्ड कॉस्ट मुझको मत बताओ। मैं फॉरकास्टिंग करती हूँ कि ये बच्चा गया गया मतलब कि फेल हो गया। मतलब मैं फॉरकास्टिंग करती हूँ कि ये बच्चा तो गया, ये तो गया भाई, ये तो गया। तो मैं फॉरकास्टिंग करती हूँ कि ये बच्चा तो गया, ठीक है। मतलब थोड़ा तो यार फिश ही नहीं लग रहा कि ये बच्चा तो गया। मतलब जब मैंने बनाया था ना, तो ये इसमें मुझको भी बहुत हंसी आई थी तब भी, और अब तो आई रही है। तो फिर क्या, दोबारा से देखो, ओके। सिर्फ हंसने से नहीं होगा, पढ़ने से भी होगा। तो प्रॉज में क्या है, प्रॉज मतलब कि पेरेंट्स टारगेट करे टीचर्स को, और कॉन्स मतलब कि टीचर्स रिप्लाई करे पेरेंट्स को। सिंपल सिंपल सिंपल। 5 टाइम्स पढ़ोगे ना यार, तुमको ऐसे ही याद हो जाएगा यार, ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट सूटेबल सिचुएशन फॉर अडॉप्टिंग टारगेट कॉस्टिंग। ठीक है, मतलब कि कौन से इंडस्ट्रीज़ ना सबसे बेस्ट होते हैं टारगेट कॉस्टिंग को अडॉप्ट करने के लिए। तो देखो टीचर्स ना असेंबली में किन किन बच्चों को टारगेट करती है, चलो बताओ, है ना। तो टीचर किन किन बच्चों को सबसे ज़्यादा टारगेट करती है। तो जो लोग असेंबली असेंबली नहीं होती थी सुबह सुबह, हमारे स्कूल में तो बहुत होती थी, मतलब हमेशा ही होती थी, सबकी होती है यार, क्या बोल रही हूँ मैं। ओके छोड़ो। टीचर किन बच्चों को सबसे ज़्यादा टारगेट करती थी, जो लोग असेंबली में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मेथड बताने की जगह ना फैक्ट्री ऑटोमेशन बता देते थे और अपने आंसर में डाइवर्सिफिकेशन कर लेते थे। ओके, इसके कीवर्ड्स हैं असेंबली, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मेथड, फैक्ट्री ऑटोमेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। 5 पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है, क्या क्या टीचर्स किन किन बच्चों को टारगेट करती थी, उनको जो असेंबली में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मेथड बताने की जगह फैक्ट्री ऑटोमेशन बता देते थे और अपने क्वेश्चन को, आंसर को क्या कर लेते थे, डाइवर्सिफिकेशन कर लेते थे। ओके, नेक्स्ट है इश्यूज एंड चैलेंजेस आफ्टर अडॉप्टिंग ऑफ टारगेट कॉस्टिंग एंड देयर रेमेडियल मेजर्स। ठीक है, क्या इश्यूज आते हैं और क्या रेमेडियल एक्शन है। तो इसको देखो, प्रॉब्लम पता है क्या है, मेरी आवाज़ तो आप लोग सुन ही रहे हो कैसी है। ओके, मतलब सुन ही रहे हो, ऑब्वियसली सुन रहे हो गाइज। तो क्या होता था ना, मेरे साथ एक इशू तो था। तो बेसिकली जो मेरा स्कूल था वहाँ पर मेरे जो ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स थे ना, वो बहुत अच्छे थे, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। तो वो म्यूज़िक टीचर ना उनको ले लेती थी, ठीक है, म्यूज़िक में, बट मेरे को कभी नहीं लिया उन्होंने, राइट। अब कमेंट्स में ये मत लिखना कि हाँ आप ठीक है आपको नहीं लिया ऐसा नहीं है बट उन्होंने मेरे को कभी नहीं लिया। तो ये ना मेरे लिए हमेशा चैलेंज ही रहता था म्यूज़िक में जाना। मतलब लिटरली ये मेरी लाइफ का चैलेंज है कि ना मेरे को म्यूज़िक में नहीं लेते थे वो लोग। तो इसी के बेस पे मैंने बनाया है MUSIC को मैंने EC कर दिया, म्यूज़िक कर दिया, म्यूज़िक। ओके, MUSEC ये मेरा इस निमोनिक के पीछे का मोटिवेशन है, ठीक है, या फिर करो ट्रॉमा है, या फिर कुछ भी कह सकते हो, बट यही है MUSEC। तो M से क्या है, मेंटेनिंग टारगेट प्राइस, U से क्या है, अनवांटेड प्रेशर ऑन डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, S से है सेफ्टी इश्यूज़, E से है एनवायरमेंटल इश्यूज़ एंड C से है कंपटीशन। ओके, तो पहले क्या है कि ना क्या इश्यूज़ आते हैं। तो जैसे सपोज़ करो कि टारगेट प्राइस मेंटेन करना ही बहुत बड़ा इशू है। क्यों? क्योंकि ना वो बार बार चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ना अप्लाई करना है कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स सच एज काइजन कॉस्टिंग, जो कि मैंने स्टार्टिंग में इसी लेक्चर में ये बात बोली थी कि हमें ना कुछ कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स लगाने, जैसे कि काइजन कॉस्टिंग लगाओ, स्मॉल एंड कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट्स करो जिससे आपका टारगेट प्राइस मेंटेन रहे। ओके, यू से है अनवांटेड प्रेशर ऑन डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन स्टेज।
तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप स्ट्रॉन्ग कंट्रोल कर सकते हो डिज़ाइनिंग टीम के ऊपर। ओके, सेफ्टी इश्यूज़ में आप क्या कर सकते हो, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लगाओ, ठीक है, और उसको फॉलो करो। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाओ सिंपल सेफ्टी इश्यूज़ के लिए, तो है ना, और उनको फॉलो करो। एनवायरमेंटल इश्यूज़ के लिए आप क्या कर सकते हो कि प्रोडक्शन कंट्रोल नॉर्म्स बनाओ और उसको फॉलो करो। और कंपटीशन के लिए आप सिंपली कुछ नहीं कर सकते। कंपटीशन मतलब क्या, अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना, आपको कॉस्ट कम करनी पड़ेगी तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। तो उसके लिए क्या करना है, अप्लाई कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक सच एज काइजन कॉस्टिंग, दैट्स इट। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ टारगेट कॉस्टिंग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब प्रॉफिट पर टारगेट कॉस्टिंग का क्या इम्पैक्ट आता है। तो इसका जो निमोनिक है ना वो कुछ नहीं है, इसका निमोनिक है कॉस्ट और प्राइस। देखो किसी भी चीज़ की एक कॉस्ट होती है और फिर वो एक प्राइस पे बिक रहा होता है, तो एक कॉस्ट एक प्राइस, एक कॉस्ट एक प्राइस। तो हमें क्या करना है, हमें इट प्लेसेस कॉन्टिन्यूअस एम्फेसिस ऑन प्रोडक्ट कॉस्ट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, ठीक है। तो मतलब कि हमें कॉस्ट पे पूरा ध्यान रहता है कि यार क्योंकि हम टारगेट कॉस्टिंग में टारगेट ही किसको करते हैं, कॉस्ट को करते हैं ना, तो हमारा ध्यान ही कॉस्ट पे रहेगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। ओके, और प्राइस में क्या है, इट इम्प्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू प्रिसाइज टारगेटिंग ऑफ करेक्ट प्राइस, राइट, क्योंकि हम करेक्ट प्राइस को पाने के लिए कॉस्ट को टारगेट करते हैं, इसलिए हमें अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी भी मिलती है। तो इसका जो निमोनिक है कुछ नहीं है, इसका निमोनिक ऐसे ही आपको यही याद करना है कि ऊपर कॉस्ट से रिलेटेड पॉइंट था, नीचे प्राइस से रिलेटेड पॉइंट है, ऊपर कॉस्ट से रिलेटेड पॉइंट था, नीचे प्राइस से रिलेटेड पॉइंट है। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, दिस इज़ अनदर कॉन्सेप्ट। यहाँ तक टारगेट कॉस्टिंग कंप्लीट हुआ हमारा टारगेट कॉस्टिंग कंप्लीट हुआ। पहले मीनिंग पढ़ाया मैंने, फिर इश्यूज़ पढ़ाया जो कि वैल्यू इंजीनियरिंग से इंजीनियर याद आएगा आपको, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल याद आएगा आपको, प्रॉज एंड कॉन्स में आपको प्रॉज में याद रखना है कि पी से प्रॉज, पी से पेरेंट्स। तो पहले पेरेंट्स टारगेट कर रहे हैं अपने टीचर्स को, उसके बाद टीचर्स ने बोला अपने घेरेबान में झाँको, मतलब टीचर्स टारगेट कर रहे हैं इस टाइम पेरेंट्स को। उसके बाद सूटेबल सिचुएशंस, मतलब कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके लिए बहुत अच्छा है टारगेट कॉस्टिंग, तो असेंबली वाली इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मेथड, फैक्ट्री ऑटोमेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट है आपका इश्यूज एंड चैलेंजेस, एंड नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ टारगेट कॉस्टिंग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। सो बेसिकली जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है ये ना, इसमें ना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे इसमें आपको, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि केस स्टडीज से आती है। तो मैं आपको ये एट द एंड ऑफ वीडियो करा दूँगी एक बार, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। ओके, या फिर सुनो, या फिर एक और चीज़ मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने इस वाली पीपीटी में ना इसके नोट्स कंबाइन नहीं किए हैं, आई जस्ट फॉरगॉट। तो इसके लिए मैं एक नई सेपरेट वीडियो डाल दूँगी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पे, ठीक है, तो आप वहाँ से रेफ़र करना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत फ़नी टॉपिक है, आई एम सॉरी गाइज, बट दिस इज़ एक्चुअली अ फ़नी टॉपिक, एक्चुअली वीडियो ही बहुत फ़नी है। तो अभी जो टॉपिक है वो क्या है, वो है परेटो एनालिसिस। ओके, सो सॉरी तो परेटो एनालिसिस से मैंने ना परेटो को नाम दिए परांठा, राइट, आलू का परांठा, या तो परेटो से आपको याद आ जाएगा परांठा। ओके, परेटो से क्या याद आएगा आपको, परांठा। आप तो कोई पक्का नहीं बोलेगा क्योंकि आलू का परांठा तो सबको पसंद है। तो आलू के परांठे में क्या होता है ना, आपको 20% तो आलू होता है और 80% आटा होता है, राइट, 20% आलू होता है और 80% आटा होता है। तो जो परेटो एनालिसिस है वो है 80-20 रूल, ठीक है। तो जो परेटो एनालिसिस है वो है 80-20 रूल, राइट। तो परेटो से परांठा और परेटो एनालिसिस है 80-20 रूल। तो उसका मीनिंग क्या है, मीनिंग पढ़ते हैं एक बार, मीनिंग तो आपको याद करनी है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन 80-20 रूल, ठीक है। अब परेटो एक बंदा था परांठा नहीं था, ही वॉज अ पर्सन, राइट, इट इज़ नॉट परांठा। तो परेटो एक पर्सन था जिसने ऑब्ज़र्व किया था ना इटली, वो इटली गया था या रहता था, आई डोंट नो। तो वहाँ पे उसने ऑब्ज़र्व किया था कि जो 80% लैंड है ना इटली का, वो 20% लोगों के पास है और बाकी का ना 20% लैंड ना 80% लोगों के पास है। मतलब कि सोचो सिर्फ 20% लैंड में ना 80% लोग रहते हैं और 80% लैंड में सिर्फ 20%, मतलब जो 80% लैंड में जो 20% लोग रहते हैं वो तो बहुत रिच होंगे, राइट, और जो 20% लैंड में 80% लोग रहते हैं वो बहुत पुअर होंगे, समझ रहे हो ना। तो उसने ये ऑब्जर्व किया था, तो उसने बोला यार ये तो हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, इवन बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसने बोला दिस रूल इज़ यूज टू सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली, राइट। उसने ये जो परेटो है
नॉट परांठा, इट इज़ परेटो, ही वॉज अ पर्सन। तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि यार ये तो मैं बिज़नेस में भी अप्लाई कर सकता हूँ चीज़ें। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने ये एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल कि जो 20% कस्टमर्स होते हैं ना वो 80% प्रॉफिट दे जाते हैं। मतलब कि क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं यार क्रीमी लेयर ऑफ कस्टमर्स जो कि आपसे बल्क बाय करते हैं या फिर जो आपसे कॉन्टिन्यूसली बाय करते हैं। 20% लोग ऐसे होते हैं जो कि ना 80% प्रॉफिट दे जाते हैं आपके बिजनेस का, और वाइसा वर्सा कि 80% कस्टमर्स होते हैं जो 2-2, 3-3, 10-10 रुपये की चीज़ें लेते हैं जो कि सिर्फ 20% प्रॉफिट देते हैं। तो ऐसे इसने परेटो ने उसने जो नॉर्मल ऑब्जर्व किया था चीज़ें कि इटली में ऐसे ऐसे ऐसे, वो उसने बिजनेस में लगाया और उसने एक चीज़ रूल डेवलप किया जो कि है 80-20 रूल। दैट्स इट। नेक्स्ट है प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ परेटो एनालिसिस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट परांठा। अब आपको इसके बाद वीडियो पॉज करके जाके पहले परांठा खाना है फिर आना है वापस, क्योंकि मुझे पक्का पता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट आलू का परांठा, आलू का परांठा, आलू का परांठा। एक्चुअली जब मैंने निमोनिक बनाया था तो शायद मुझे आलू के परांठे की भूख लगी थी तो मैंने इसका ही बनाया, बट अब जब आप सुनोगे तो इसके बाद आपको भी लगेगी, तो आप जाके खा लेना, ठीक है? ओके। तो प्रॉज एंड कॉन्स, तो प्रॉज में भी परांठा है और कॉन्स में भी परांठा है। ओके। उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ परेटो एनालिसिस। एप्लीकेशंस तो बहुत सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है। SQC स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट। तो SQC किस में होते हैं? ऑडिट में होते हैं, राइट? स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो SQC P तो कुछ भी बोलो ना, P से परेटो, P से P, ठीक है? SQCP तो मतलब स्टॉक कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, कस्टमर एनालिसिस एंड प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। स्टॉक कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, कस्टमर एनालिसिस एंड प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। स्टॉक कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, कस्टमर एनालिसिस एंड प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, SQCP। चलो आओ अब पढ़ते हैं हम प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ परेटो एनालिसिस। तो प्रॉज के लिए आपको 5 पॉइंट्स हैं, कैसे याद होंगे? देखो, पहले बोलो कि परांठा खाओ तोड़ तोड़ के तो खाते हैं ना। फिर जल गया परांठा, परांठा ही जल गया। फिर जो परांठा है वो क्या है? एवरीवन्स प्रायोरिटी है ना, तो ये आपको याद रखना है कि परांठा इज़ एवरीवन्स प्रायोरिटी, ठीक है? अब क्या होता है ना, कभी कभी जब एंड में बनाते हैं ना परांठा तो आलू कम पड़ जाते हैं, तो हम फिर क्या करते हैं ना, पहले तो हमने पूरा भर के डाला होता है परांठे में स्टार्टिंग में, फिर हम क्या करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा डालते हैं। तो यूज़ ऑप्टिमली, हम ऑप्टिमली डालते हैं। उसके बाद कंट्रोल में खाओ यार, मोटे हो जाओगे, जिम जाना पड़ेगा, तो थोड़ा कंट्रोल में खाओ। दोबारा से बोलती हूँ, परांठे को तोड़ के खाओ पहला, फिर जल गया परांठा। ये थोड़ा दुख की बात है ना, सह लो, है ना? जल गया परांठा। उसके बाद परांठा इज़ एवरीवन्स प्रायोरिटी, फिर आलू का मैं यूज़ ऑप्टिमली एंड थोड़ा कंट्रोल में खाओ। ओके। तो परांठा खाओ तोड़ के, मतलब ब्रेक डाउन बिग प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर पीसेस बाय लुकिंग एट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रूट कॉजेस, ठीक है? तो बेसिकली आपको क्या करनी है, बिग प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ना है, उसके बाद उसके रूट कॉजेस पे जाना है, मतलब जड़ से देखो क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है उसका, तो वो चीज़ देखनी है। ओके। फिर जल गया परांठा। अब जब परांठा जल जाता है ना, तो आप उसको देखो कि वो क्यों जला, ठीक है? आइडेंटिफाई करो वो फैक्टर जिसकी वजह से वो जला। ओके। तो जल गया परांठा, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ईच कॉज और फैक्टर, कैसे जला, आखिर जला कैसे, दया वैसा। तो फिर परांठा इज एवरीवन्स प्रायोरिटी, एवरीबडी नोज ना, सो प्रायोरिटाइज वेयर टू फोकस एंड अप्लाई एफर्ट्स। प्रायोरिटाइज वेयर टू फोकस एंड अप्लाई एफर्ट्स। फिर आलू का मैं यूज़ ऑप्टिमली, सो इंश्योर ऑप्टिमल यूज़ ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। मतलब स्केर्स कौन है? आटा तो स्केर नहीं होता ना, आलू ही स्केर होते हैं, वो उबालने पड़ते हैं ना, इसलिए। फिर थोड़ा कंट्रोल में खाओ, तो एक्ट एज अ कंट्रोल मैकेनिज्म, एक्ट एज अ कंट्रोल मैकेनिज्म, राइट? ये सारे प्रॉज है। अब कॉन्स में आते हैं। कॉन्स में आता है कि बनाना ही नहीं आता, ये तो नुकसान है ना, बनाना ही नहीं आता, वो सैड। सो बेसिकली कॉन्स में दोबारा से रिपीट करती हूँ, कॉन्स ऑफ परेटो एनालिसिस क्या है कि बनाना ही नहीं आता, या फिर नमक डालना ही भूल गया, अरे यार ये तो बहुत बुरा है। बनाना नहीं आता है तो फिर भी ठीक है, चलो नहीं बनाया और नमक डालना ही भूल गए, शिट, ये तो कॉन्स ही है ना। और प्योरली बेस्ड ऑन देसी घी, मतलब देसी घी ख़त्म तो परांठा ख़त्म, मतलब परांठे में मज़ा ही नहीं आया। देसी भूख लग रही है ना, खा लेना जाकर, ठीक है? तो प्योरली बेस्ड ऑन देसी घी, राइट? तो 3 है इसके, बनाना ही नहीं आता, या फिर नमक डालना भूल गए, या फिर प्योरली बेस्ड ऑन देसी घी।
तो बनाना ही नहीं आता मतलब कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इट शुड बी बेस्ट अप्लाइड टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, सिंपली द रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेज। तो सिंपल परेटो एनालिसिस में क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि कॉन्स क्या है इसके, कि ना आपको यही नहीं पता कि आपको कौन से प्रॉब्लम्स में ये लगाना है, ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नमक डालना भूल गए मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स विच में बी स्मॉलर इनिशियली बट मे ग्रो विद टाइम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है परेटो में हम ना प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्या हो सकता है ना, हमने कुछ ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं की हो, एक्सक्लूड कर दी हो, जो कि जैसे नमक डालना भूल गए, एक्सक्लूड कर दिया, तो हमने प्रॉब्लम को एक्सक्लूड कर दिया इनिशियली, जो कि छोटी प्रॉब्लम थी बट बाद में जाके वो बहुत बड़ी हो गई और हमने पहले तो एक्सक्लूड कर दिया था, तो हमारा परेटो एनालिसिस फेल हो गया। और प्योरली ये जो बेस होता है ना, ये ना डेटा और इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है। अगर आपका डेटा और इन्फॉर्मेशन ही ख़राब है, जैसे सैम्पलिंग होती है ना ऑडिट में, अगर आपका डेटा ही ठीक नहीं है ना, अगर आपने डेटा सिलेक्शन ही ठीक नहीं किया है, तो आपके आगे ऑडिट कैसे होगी नहीं पता। तो ऐसे इसमें भी परेटो एनालिसिस कैसा होगा आपको नहीं पता, अगर आपका डेटा और इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। अगर ठीक है तो ठीक होगा, गलत है तो गलत होगा। तो प्योरली बेस होता है डेटा और इन्फॉर्मेशन पर, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट मैंने बढ़ा दिया आपको एप्लीकेशंस ऑफ परेटो एनालिसिस। ठीक है, अब मैं आपको बार बार रिपीट नहीं करा रही हूँ, अगर आपको रिपीट करना हो तो आप वापस से वीडियो देख लेना, सिंपल। और मैं तो बोलती हूँ कि आप एक बार आप आंखें खोल के वीडियो देखो, ठीक है, विद नोट्स वीडियो देखो, फिर सोते सोते वीडियो देखो यार। सोने से आधे घंटा पहले लगाओ, आधा घंटा तो लगता है सोने में ना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, EMA, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें आपको क्या करना है, EMA में अगर आपको CA करनी है ना, CA करनी है तो आपको EMA पढ़ना पड़ेगा, बस ये बात याद रखना। ठीक है, तो मीनिंग याद करना है, इसमें हमें एरियाज ऑफ एप्लीकेशन याद करने हैं, रोल याद करना है, प्रोज एंड कॉन्स याद करने हैं, कंट्रोलिंग और मैनेजिंग एनवायरमेंटल कॉस्ट याद करना है। बस इतने से टॉपिक्स हैं यार, 4-5 हार्डली हो जाएगा यार, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला है मीनिंग। तो EMA इज़ अ प्रोसेस ऑफ CA, मैंने बताया था ना EMA करना है तो CA करना पड़ेगा, तो ऐसा ही। तो EMA क्या है, प्रोसेस है किसका, CA का। CA मतलब कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल कॉस्ट, किसके लिए, फॉर इंटरनल डिसीजन मेकिंग, किसके लिए, फॉर इंटरनल डिसीजन मेकिंग। अब मैंने इंटरनल को इतना सजाया क्यों है, इसलिए सजाया है क्योंकि क्या होता है ना, केस स्टडी में पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल केस स्टडी में ऐसा पूछा जा सकता है कि एक CEO है, वो चाहता है कि ना उसको मतलब कि EMA लगाए, बट ना उसको ना एक्सटर्नल डिसीजन मेकिंग का कुछ स्यापा है उसके पास, तो क्या करना है, तो आपने बोला है नहीं वो तो ना इंटरनल डिसीजन मेकिंग पे बेस्ड होता है, तो वहाँ तो वो EMA नहीं लगा सकता, ऐसा। ठीक है, तो ये लाइन याद होगी। अब नेक्स्ट देखो, जो फोकस ऑफ EMA है ना, इज़ नॉट ओनली ऑन फाइनेंशियल कॉस्ट बट ऑल्सो कंसिडर्स एनवायरमेंटल कॉस्ट। ऑब्वियसली यार ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, तो इसका बेसिक जो कॉस्ट जो फोकस होता है ना, वो सिर्फ फाइनेंस पे नहीं होता कि पैसा कितना आ रहा है, एनवायरमेंटल में एनवायरमेंट कॉस्ट कितनी लग रही है ना, इसका फोकस उस पर भी होता है। ठीक है, EMA आइडेंटिफाइज कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड सीक्स टू कंट्रोल दीज कॉस्ट। ठीक है, वो देखता है कि यार आपने कचरा फैलाया तो कितना कॉस्ट आएगा, और वो कॉस्ट को कंट्रोल भी करता है, तो वो आइडेंटिफाई करता है और कंट्रोल करता है, आइडेंटिफाई करता है और कंट्रोल करता है। तो वो क्या करता है, वो IC करता है, क्या करता है, IC करता है। EMA क्या करता है, IC करता है, आइडेंटिफाई करता है एनवायरमेंटल कॉस्ट को और फिर कंट्रोल करता है उस कॉस्ट को। नेक्स्ट आपका एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ EMA। ठीक है, तो बेसिकली ना SBI की ब्रांच है ना, ये वाली पाकिस्तान वाली पाकिस्तान वाली, मुझे क्या पता यार पाकिस्तान में SBI है नहीं, अगर होगा तो पाकिस्तान SBI, राइट, PSBI। एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ EMA कहाँ यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा SBI वाले ब्रांच में यूज़ होता है। कौन सी वाली, पाकिस्तान वाली। तो PSBI, प्रोडक्ट प्राइसिंग, सेटिंग परफॉर्मेंस टारगेट्स, बजटिंग और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। प्रोडक्ट प्राइसिंग, सेटिंग परफॉर्मेंस टारगेट्स, बजटिंग और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये तो इतना ही था, PSBI, दैट्स इट। नेक्स्ट है रोल ऑफ EMA, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, तो पूरे इसमें ना रोल आई थिंक एक ही बार आएगा पूरे कॉस्टिंग में। तो रोल से आपको क्या याद रखना है, आपको रोल चाहिए ना तो आप बॉम्बे जाओ ना यहाँ क्यों बैठे हो, तो रोल चाहिए तो बॉम्बे जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो ना।
तो देखो रोल कहाँ मिलेगा, बॉम्बे में रोल चाहिए। किसको रोल चाहिए, बॉम्बे में रोल चाहिए भाई, बॉम्बे में, ठीक है। तो पहले जाओ और हाउस कीप करो, ठीक है यार। हाउस कीपिंग करो मतलब कि हाउस कीप करो मतलब कि हाउस खरीदो, कीप मतलब रखो, तो हाउस रखो अपना पहले तो, मतलब हाउस, अरे हाउस खरीदो, ठीक है। फिर डिज़ाइनर के पास जाकर अपना रीडिज़ाइनिंग कराओ। कपड़े देखो कितने गंदे पहने हैं, ऐसे बॉम्बे में काम मिलेगा क्या, तो रीडिज़ाइनिंग कराओ, ठीक है। इससे तुम्हारा क्या होगा, एक तो तुम्हारा प्राइस चेंज हो जाएगा। पहले तुम्हें 1000 का काम मिल रहा था, तुम तो बड़े सुंदर सुंदर बन के आए, तुम्हें 2000 का मिल रहा है। तुम्हें क्या लगा था 5 लाख बोलूँगी मैं, नहीं 1000 से 2000 ही होता है बॉम्बे में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, और प्रॉफिट चेंज होगा ऑब्वियसली। जब तुम्हारा प्राइस चेंज हो गया तो प्रॉफिट तो चेंज होगा ही ना यार, ऑब्वियसली। बट यार तुमने सब कर लिया, तुमने घर खरीद लिया प्यारा सा कि भाई चलो शाहरुख खान के घर के साइड में घर खरीद लिया, ओके ठीक है, बिल्कुल है ना। उसके बाद तुमने रिडिज़ाइनिंग करा ली। एक्टिंग तुमको आती नहीं यार, बॉम्बे जा रहे हो, मजाक कर रहे हो, तो क्या करो, पहले तो एक्टिंग तो सीखो ड्रामा स्कूल जाकर, तो ड्रामेटिक, ठीक है। तो इसमें जो वर्ड्स है वो क्या है, हाउस कीपिंग, रीडिज़ाइनिंग, प्राइस चेंज, प्रॉफिट चेंज, ड्रामेटिक, 5 वर्ड्स हैं, मतलब 5 लाइन्स हैं इसमें, 5 पॉइंट्स हैं इसमें, ओके। हाउस कीपिंग, रीडिज़ाइनिंग, प्रॉफिट चेंज, प्राइस चेंज, ड्रामेटिक। हाउस कीपिंग, रीडिज़ाइनिंग, प्राइस चेंज, प्रॉफिट चेंज, ड्रामेटिक, ओके। नेक्स्ट है प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ EMA। तो ये तो बहुत सिंपल है, प्रॉज है IIR और कॉन्स है CFA, ठीक है। तो जो CFA करते हैं ना लोग, उनको IIR आता है, तो IIR आना इज़ प्रॉज, CFA करना इज़ कॉन्स, ठीक है। तो IIR CFA, IIR CFA, IIR CFA, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं था, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही बना दिया IIR CFA। बस आपको ये याद रखना है कि IIR मतलब इम्प्रूव करता है, ये इमेज इम्प्रूव करता है, रेवेन्यू और कॉस्ट को रिड्यूस करता है। इम्प्रूव करता है रेवेन्यू, इम्प्रूव करता है इमेज और कॉस्ट को रिड्यूस करता है। और CFA से आता है कि देखो R, लास्ट वाला R था ना, मतलब R से रिडक्शन इन कॉस्ट था, तो कॉन्स में इंक्रीज इन कॉस्ट है। R से रिडक्शन इन कॉस्ट है और कॉन्स में क्या है, इंक्रीज इन कॉस्ट है। सो बेसिकली अब आप बोलोगे प्रॉज क्या है, प्रॉज मतलब कि यार कॉस्ट कम करता है, कॉन्स मतलब कॉस्ट बढ़ाता है, ऐसा नहीं है। इसके 2 अलग पॉइंट्स हैं, इसके 2 अलग रेलेवेंसीज हैं, जबकि आपको जब आप स्टडी मटेरियल का पॉइंट्स पढ़ोगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज इन कॉस्ट करता है, फिर कॉस्ट ऑफ फेलियर, F से फेलियर, और एडिशनल बर्डन ऑन टॉप मैनेजमेंट, A से एडिशनल बर्डन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग और मैनेजिंग एनवायरमेंटल कॉस्ट, कि अब कैसे कंट्रोल और मैनेज करेंगे। अब कंट्रोल, जब WWE में ना अगर आप जा रहे हो ना तो अपना ख्याल रखना, मतलब टेक केयर करना, TC करना, ठीक है। और वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करना, दूसरों को देख के आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, ठीक है। WWE TC कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में आएगा WWE TC। WWE से वेस्ट, वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल, कंज्यूमेबल्स एंड रॉ मटेरियल। वेस्ट, वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल, कंज्यूमेबल्स एंड रॉ मटेरियल। ओके बाय बाय। नोट्स ऑर्डर करने हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके। सिंपली आपको नोट्स मिल जाएंगे, हार्ड कॉपी मिलेगी। ओके बाय बाय।